हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें भी मैं आपके साथ 10 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो अलग अलग लोग मुझसे पूछते हैं, जो मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं या जो कमेंट्स में पूछते हैं, और जो आपके आपके भी स्वाभाविक क्वेश्चन होंगे जो आपके मन में भी आते होंगे, उनका आप आंसर चाहते होंगे। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लोग मेरे से ये बहुत बारी पूछते हैं कि वो कहते हैं कि जब रिफ्यूज़ल आ जाता है, कई लोगों का जैसे रिफ्यूज़ल लग जाता है तो वो ये पूछते हैं कि हम कब दोबारा अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप अपनी फ़ाइल कभी भी लगा सकते हैं। कनाडा एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसा टाइम लाइन नहीं है, कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि आप इतने दिन के बाद लगाइए या आप इतने महीनों के बाद लगाइए या इतने साल के बाद लगाइए। देखिए, आपको जब ठीक लगता है आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है और ये वीज़ा ऑफिसर की कोई गलती है जिसके कारण मुझे वीज़ा नहीं मिला, तो आप इमीडिएटली भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ आपकी प्रोफाइल में कुछ कमी लगती है तो आप उस कमी को सुधार के उसके बाद अपना प्रोफाइल बना के उसकी फ़ाइल दोबारा से प्रिपेयर करके नए कागज़ों के साथ अपनी नई फ़ाइल लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग ये कहते हैं कि मेरे को जो ना तो एजेंट ने जीसी की अकाउंट का मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, ना ही उसने एक नई ईमेल आईडी भी क्रिएट कर ली है मेरे नाम पे। उसमें उसने मेरी फ़ाइल अपलोड की है और उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एजेंट होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं वो जीसी की अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके साथ एक नई ईमेल भी क्रिएट करते हैं। वो इसलिए क्रिएट करते हैं कि जब वो फाइल प्रोसेसिंग में होती है या उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है एम्बेसी को, या एम्बेसी ने उनको जब ईमेल भेजनी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कई बार इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर वो आपकी ईमेल देगा तो आपको आपसे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे क्या है कि उनको टाइम वेस्ट होगा। तो कई बार क्या होता है कि वो फिर ऑन द स्पॉट या कुछ भी जो चेंज वो करना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उससे आपका ही नुकसान होगा। इसलिए वो अपनी जीसी की अकाउंट बनाते हैं और नई ईमेल बनाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपका केस स्मूथली प्रोसेस हो जाए। तो ये इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। इसीलिए आपको वही वाला एजेंट आपको रखना चाहिए जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो इसमें ये जो लोग हैं ये पूछते हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा पीपीआर आ गया है या मेरा रिफ्यूज़ल आया, या क्या स्टेटस है मेरे एप्लीकेशन का, अब क्या चल रहा है, वो प्रोसेसिंग में है या रिव्यू में है, तो वो कैसे पता लगेगा। देखिए, वो सिर्फ आपको अपने जीसी की अकाउंट में जाके ही पता लग सकता है। तो उसके लिए आप अपने एजेंट से फ़ोन कीजिए या उसको आप बात कीजिए, वो आपको आपका लेटेस्ट स्टेटस बता देगा। अगर वो पीपीआर आएगा तब भी बताएगा, अगर रिफ्यूज़ल लेटर आएगा तो वो आपको बताएगा। तो इस तरह आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस पता लग सकता है। वो सिर्फ जीसी की अकाउंट से पता लगता है और कहीं से आपको पता नहीं लगेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आप अभी भी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे कि जिन्होंने भी अपनी फाइल लगाई हुई है उनको वो देखने में आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है रिप्लाई मिलने में, पीपीआर या रिफ्यूज़ल लेटर मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एम्बेसी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। तो वो लोग मेरे से यही पूछते हैं कि कितने टाइम में ये रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए, एम्बेसी की तरफ से कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। एम्बेसी रैंडमली एप्लीकेशन पिक कर रही है और उनका रिज़ल्ट निकाल रही है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कई लोगों का रिज़ल्ट तो एक हफ्ते में भी आ रहा है, 10 दिन में भी आ रहा है, कईयों का 1 महीने में आ रहा है, कईयों का 2 महीने में आ रहा है। पर कई बार होता है कि पुरानी फाइलों का रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो नई फाइलों का कई बार पहले रिज़ल्ट आ जाता है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एम्बेसी है वो नई फाइलें भी पिक कर रही है और ओल्ड फाइल मतलब पुरानी फाइलें भी पिक करके दोनों का रिज़ल्ट धीरे धीरे दे रही है, ताकि बैकलॉग भी ख़त्म हो और नई फाइलों में से भी जो है लोगों को रिज़ल्ट मिलता रहे। तो इसके कारण आप घबराइए मत, ये रैंडमली सारी फाइल पिक हो रही है और उनका रिज़ल्ट एम्बेसी धीरे धीरे दे रही है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। और इसमें क्या है कि लोग पूछते हैं कि कई बार फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी मेरे को ना एजेंट ने ये कागज़ दिखाया, उस पर दिखा रहा है कि ये मेरा पीपीआर आ गया।
तो क्या ये सच है? कई लोगों को क्या है, विश्वास नहीं होता, अपने एजेंट पे भी विश्वास नहीं होता। देखिए पहले तो आप वो एजेंट रखिए जो जिसके ऊपर आपको विश्वास है, और अगर आपने एक बार एक एजेंट पे ट्रस्ट किया तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर वो कह रहा है जो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। देखो मैं किसी की भी गारंटी तो ले नहीं सकता। देखिए आप अपने आप उसको जज कीजिए, आपने किस एजेंट से करवाना है अपना काम या नहीं करवाना। तो अगर वो एजेंट अगर आपको वो दिखा रहा है कागज कि ये पीपीआर आ गया है या आपका वीज़ा आ गया है, तो पहली बात तो ये है कि वीज़ा आपको ये पता होना चाहिए कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगता है, अलग से ई वीज़ा नहीं आता, सिर्फ पीपीआर आती है, एक लेटर आती है कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करिए ताकि हम उसके ऊपर आपको वीज़ा लगा के पेस्ट करके वापस आपको दे सकें। तो अगर आपने पता करना है कि सच में पीपीआर आई है तो आपने जीसीकी अकाउंट में लॉग इन करिए। वहाँ पे मैसेज आता है कि आपकी पीपीआर आई है या रिफ्यूज़ल आई है, वहाँ पे उसको आप देख के विश्वास कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो इसमें अगर हम अब इसके बाद हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वें क्वेश्चन में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग कहते हैं जी मैंने अपनी फ़ाइल अपलोड कर दी है या एजेंट ने फ़ाइल अपलोड कर दिया, उसमें ये मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई है, या कई बार कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट रह गया है अपलोड करने, अब मैंने फ़ीस भी दे दी है और बायोमेट्रिक्स भी हो गया, तो क्या अब ये चेंज हो सकता है या ये नए डॉक्यूमेंट अपलोड हो सकते हैं? देखिए मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी जो भी फाइल अपलोड कीजिए बहुत ध्यान से कीजिए और उसको 3-4 बारी चेक करके कीजिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप वेब फॉर्म रेज करके एम्बेसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, वो उसको ठीक करते हैं या नहीं करते, वो उनकी मर्जी है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए, जब भी अपनी फाइल आपने लॉन्च करनी है आप उसको 3-4 बारी पढ़ के तभी उसको अपलोड कीजिए, नहीं तो फिर आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो नेक्स्ट जब आप फाइल लगाएंगे उसी वक्त ही ये सारी मिस्टेक ठीक हो पाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है कि जो लोग पूछते हैं, बहुत लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, सबसे प्रॉब्लम इनकी उनकी यही होती है, बैंक स्टेटमेंट के बारे में प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं कि बैंक अकाउंट तो है मेरे पास पर मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं बैंक के थ्रू अपनी स्टेटमेंट बनाता ही नहीं, किसी को पेमेंट ही नहीं करता, ना किसी से पेमेंट लेता हूँ, तो फिर बैंक स्टेटमेंट तो बनी नहीं होती लोगों की। तो वो कहते हैं कि क्या मैं इकट्ठे फंड्स डाल दूँ बैंक में, उसमें मतलब अपना बैंक बैलेंस दिखाने के लिए। देखिए आप ये गलती कभी मत कीजिए, अगर आप इकट्ठे अकाउंट में पैसे डालेंगे तो मतलब 99% क्या 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो देख लेगा कि आपने सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए ये सारे फंड्स डाले हैं, ये आपके अपने फंड्स नहीं है, आपने ये किसी से उधार लिए हैं या किसी से इकट्ठे करके, और ये आपके यहाँ तो पेरेंट्स के फंड है या दोस्तों के फंड है या किसी फाइनेंशियल से लिए हैं, तो वो आपको कभी भी वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि वो जेन्युइन फंड्स नहीं माने जाते। वो उसी बैंक स्टेटमेंट को मानते हैं जिसमें आपके फंड धीरे धीरे आते हैं, जैसे आपकी सैलरी आती है, आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी पेमेंट्स आती हैं, आप किसी को पेमेंट करते हैं उसकी एंट्रीज होती है, तभी उसको जेन्युइन फंड्स माना जाता है, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट माना जाता है, तभी आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि एक ही दम आपने इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे डलवा दिए और उसके कारण फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास चाहे करोड़ रुपया भी क्यों ना हो, एक अपने अकाउंट में 50 लाख 2 करोड़ भी क्यों ना हो, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये 8th क्वेश्चन ये है कि फिर हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट कब बनानी शुरू करनी चाहिए। देखिए मैं जो कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को या अपने जो भी एप्लीकेंट मुझे फ़ोन कर, मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट कम से कम 1 साल पहले बनानी शुरू कीजिए। देखो अगर आप 1 साल पहले बनानी शुरू करें, अगर आप अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल पहले बनानी शुरू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। देखिए अगर आप बीच वो जल्दबाजी में बनाएंगे तो वो ख़राब बन जाएगी, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप पेशेंस से बनाइए, 1 साल कम से कम लगाइए, नहीं तो 6 महीने तो लगाइए आप कम से कम, तभी उस बैंक स्टेटमेंट का आपको फ़ायदा होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में ये है कि ये भी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि बैंक स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या महत्वता है, क्या चीज़ उसमें इतनी महत्वपूर्ण है बैंक स्टेटमेंट में। तो सबसे पहली बात जो ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो बैंक स्टेटमेंट को उसको लाइटली मत लीजिए, वो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, बैंकिंग हिस्ट्री है, आपकी कारोबार की हिस्ट्री है, आपकी
जो आपने पैसे कमाए, आपने जो मेहनत की है, जो आपने काम किया, उसकी हिस्ट्री है। देखिए, जो अगर आप जॉब करते हैं तो उसकी हिस्ट्री है कि आपको सैलरी मिल रही है, आप उसी हिसाब से अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो, पैसे आप खर्च रहे हो, तो उसकी एंट्रीज आपके अकाउंट में आनी चाहिए। उससे ये है कि आप डेबिट कार्ड से स्पेंड कीजिए पैसे, गूगल पे से, पेटीएम या फ़ोन पे से स्पेंड कीजिए, उसकी क्या कि एंट्रीज आएंगी आपके बैंक स्टेटमेंट में, उससे आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बनेगी और उसके आपकी कोई एक हिस्ट्री बन जाएगी, एक बैंकिंग हिस्ट्री जिसको फाइनेंशियल हिस्ट्री भी कहते हैं, वो बनेगी। तो उससे क्या है कि वीज़ा ऑफिसर को विश्वास हो जाएगा कि आपकी जो ये बैंक स्टेटमेंट है ये ओरिजिनल है, इसमें कोई घपला नहीं है, ये आप ही की है और ये मतलब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपके पैसे आ रहे हैं, आप उसको स्पेंड कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है बैंक स्टेटमेंट का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी वीज़ा फाइल में लगता है। इसको लाइटली मत लीजिए, इसके ऊपर आप वर्क कीजिए, 100% फोकस कीजिए, तभी आपको कनाडा का या किसी भी कंट्री का जो वीज़ा है इसी के बेस पे मिलेगा। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी एक बारी मैंने डिस्कस किया था, ये भी काफ़ी बारी आता है। ये बहुत जो बिजनेस प्रोफाइल के लोग हैं उनके तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि मेरा जो बिजनेस है वो सारा कैश में है। देखिए, मतलब मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है, ज़्यादातर लोगों के जो बिजनेस है वो कैश में होते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि मेरा तो कैश में बिजनेस, तो मैं अब बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाऊँ। देखिए, ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और इसका आंसर भी चाहिए सभी को। देखिए, ये हर हर जो बिजनेस के जो प्रोफाइल वाले लोग हैं वो इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। तो इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना भी कैश आपके पास इकट्ठा होता है, जैसे एक महीने में आपके पास 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये, चलो 1,00,000 रुपये तो ज़्यादा हो गया क्योंकि 1,00,000 रुपये आप जमा कराएंगे बैंक अकाउंट में तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो उसके लिए ये है कि आप एक करंट अकाउंट खुलाइए अपने बिजनेस के नाम से। तो जो भी कैश आता है आप उसमें डालिए। उसमें क्या है कि आपको लिमिट ज़्यादा मिल जाएगी कैश जमा कराने की, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप कैश जमा कराएंगे। अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश ज़्यादा जमा कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, टैक्स प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उसके लिए कि आप एक करंट अकाउंट खुलाइए, उसमें फिर अपना सारा कैश जमा कराइए और सारी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, पेमेंट और जो भी पेमेंट आपके पास आती है, जो भी आप लोगों को पैसे देने होते हैं उसमें से कीजिए। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होता है, जो आपका आपने अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे लेने हैं वो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए उस बैंक से, उस बैंक अकाउंट से, वो करंट अकाउंट से। उससे क्या होगा कि आपका एक तो करंट अकाउंट चलेगा, उसकी भी स्टेटमेंट बन जाएगी, चाहे उसमें कोई पैसे बचें चाहे ना बचे, पर उसमें से आप थोड़ी सेविंग कीजिए अपने सेविंग अकाउंट में। तो जो सेविंग अकाउंट में जो पैसे आएंगे उससे आप अपने पर्सनल खर्चे कीजिए, उसकी एंट्री उसमें आएंगी। जैसे गूगल पे से आप अपनी पर्सनल जो घर की ग्रॉसरी खरीदनी है, घर का सामान खरीदना, बच्चों के लिए किताबें खरीदनी है, अगर आपने अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर या अपनी कार में जो पेट्रोल डलवाना, डीजल बनवाना, पेट्रोल डलवाना है या डीजल डलवाना है, वो आप उससे डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट कीजिए या गूगल पे से कीजिए या फ़ोन पे या पेटीएम, इस तरह की ऐप से कीजिए, ताकि उससे जो है आपकी एंट्रीज आ जाएंगी बैंक अकाउंट में, उससे आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह आप, अगर आपका बिजनेस कैश में भी है, आपका लेन देन कैश में भी है, तो इस तरह आप अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बना सकते हैं और अपनी वीज़ा की फ़ाइल लगा सकते हैं और आपको उससे बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिला होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे कुछ। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है उसके ऊपर फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके बाद अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद क्या, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा फिर भी क्वेश्चन आपके मन में तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप मेरे को मिलना चाहते हैं तो, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फ्राइडे के लिए फ़िक्स कर सकते हैं। उस दिन आप मेरे को मेरे ऑफिस में आके फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं इन दिन के फ्राइडे के
अलावा किसी दिन आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे साथ अपॉइंटमेंट के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।